हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है, हर रोज़ की तरह आज भी आपकी क्लास है लाइव। तो चलिए, आज करंट अफेयर की क्लास है और पूरा वीकली करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा जितने एक सप्ताह में आए हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा और क्लास को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशनल है। जब भाग्य साथ नहीं देगा, जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना मेहनत आपकी रंग लाएगी। ठीक है। यदि जब गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। आपकी गलती तभी क्षमा की जा सकती है जब आप उसको स्वीकार करने का जब आपके पास स्वीकार करने का साहस होगा, तभी आपकी गलतियां क्षमा की जा सकती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। झील क्यू जो समाचारों में देखी गई थी किन दो देशों के बीच स्थित है? चलिए बताइए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा। तो चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पूर्वी कांगो में झील क्यू में एक नाव पलट गई। जैसा कि पूर्वी कांगो जो है वहाँ पर एक नाव पलट गई जिसमें 278 यात्रियों में से कम 78 लोगों की मृत्यु हो गई। और जो नाव पलटी थी उसमें जो 278 यात्री बैठे थे तो उसमें से 78 लोगों की मृत्यु हो गई। झील क्यू पूर्वी अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। जो झील क्यू है वो पूर्वी अफ्रीका में है और पूर्वी अफ्रीका में जितनी भी झीलें हैं उनमें से एक महान झील है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मतलब DRC और रवांडा के बीच स्थित है। यह रवांडा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यह रवांडा की सबसे बड़ी झील है। क्यू जो है वो रवांडा की सबसे बड़ी झील है और अफ्रीका की 6वीं सबसे बड़ी झील है। और अफ्रीका महाद्वीप की जो है वो वहाँ की वहाँ की 6वीं सबसे बड़ी झील है जो अल्बर्टाइन रिफ्ट में स्थित है। झील का जो क्षेत्रफल है वो 1040 वर्ग मील है और यह समुद्र तल से, ये झील क्यू जो है वो समुद्र तल से 1460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील के 58% जल, झील क्यू के जो 58% जल हैं वो DRC में है जबकि शेष रवांडा में है। ठीक है, जो उसके 58% जल है वो DRC में है और जबकि जो शेष बचे हैं वो रवांडा में हैं। इसकी अधिकतम गहराई जो है वो 475 मीटर है। झील क्यू की जो है अधिकतम गहराई वो 475 मीटर है। यह रूसीजी नदी में बहती है। यह झील जो है वो रूसीजी नदी में बहती है जो आगे जाकर लेक तांगनिका में मिलती है। ठीक है, यह झील आगे जाकर लेक तांगनिका में मिल जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में हमसफ़र नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? चलिए बताइए, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी हमसफ़र नीति? चलिए देखिए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी हमसफ़र नीति नई दिल्ली में। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसका बी ऑप्शन होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई दिल्ली में हमसफ़र नीति की शुरुआत की। ठीक है, हमसफ़र नीति की शुरुआत की। इस नीति को नितिन गडकरी ने प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में पेश किया। नितिन गडकरी ने उनके जो प्रमुख अधिकारी थे
उनकी उपस्थिति में पेश किया। हमसफ़र नीति का उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा में सुधार करना है। वहाँ की यात्रा की सुविधा में सुधार करना है। यह राजमार्गों के किनारे ईंधन स्टेशनों और ट्रामा सेंटर जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। ठीक है, यह क्या बोलते हैं जो ये ऊपर यह नीति जो है वो ईंधन और ट्रामा सेंटर जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। यात्रियों को अच्छी तरह से रखरखाव वाली और स्वच्छ सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। सेवा प्रदाताओं की जानकारी आसानी से NHAI के राजमार्ग यात्रा ऐप पर पाई जा सकती है। ठीक है, NHAI के यात्रा राजमार्ग पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहले तो ये बताइए, उसके बाद इसके बारे में हम अभी डिटेल में बताएंगे आपको। चलिए बताइए ये किस राज्य में स्थित है। राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए इसका सी ऑप्शन होगा उत्तराखंड। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन्यजीव समिति ने उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक हाथी रिजर्व के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की 4 लेन परियोजनाओं की मंजूरी में देरी की है। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद को उत्तराखंड के कोटद्वार से जोड़ने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद को उत्तराखंड के कोटद्वार से जोड़ने का लक्ष्य रखता है। राजाजी नेशनल पार्क बाघों, तेंदुओं और 300 से अधिक पक्षियों प्रजातियों का महत्वपूर्ण आवास है। यह रिजर्व हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला है और शिवालिक रेंज में 820 किमी को कवर करता है। और जो शिवालिक रेंज है उसमें यह राजाजी नेशनल पार्क 820 किमी को कवर करता है। स्वतंत्रता सेनानी जो राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। यह अपनी अंगूठी स्थिति के कारण प्रजातियों की उच्च विविधता रखता है। यह तराई आकार परिदृश्य का हिस्सा है। यह तराई आकार परिदृश्य का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 जारी की? चलिए बताइए। हाल ही में किस संगठन ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 जारी की? इसका आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या कहते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट को हर साल जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम NEP द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट है इसको हर साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट मौजूदा उत्सर्जन और 1.5 सेल्सियस लक्ष्य के बीच के अंतर को ट्रैक करती है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये 1.5 सेल्सियस लक्ष्य के बीच के अंतर को ट्रैक करती है। यह 2030 तक उत्सर्जन में 42% और 2035 तक 57% की कमी की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। ठीक है, जो ये 2030 जब लगेगा उसमें ये 42% और 2035 तक जब 2035 आएगा तो उसमें 57% की कमी की तत्काल आवश्यकता को उजागर करेगा, मतलब पूरा करेगा।
ताकि लक्ष्य पर बने रहा जा सके। रिपोर्ट बढ़ते उत्सर्जन को जलवायु आपदाओं में वृद्धि से जोड़ती है। रिपोर्ट जो है वो उत्सर्जन को जलवायु आपदाओं में वृद्धि से जोड़ती है और G20 देशों से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है। और ये जो रिपोर्ट है वो G20 देशों से तत्काल कार्रवाई करने की, मतलब जस्ट तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर देती है, ताकि विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने में मदद मिल सके। आगामी COP29 सम्मेलन नए राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं को स्थापित करने और वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में शनि के आकार के एक्सोप्लैनेट TOI 6651b की खोज की है? चलिए बताइए। इसका खोज भारत ने किया है, डी ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं। भारत के फिजी रिसर्च लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने शनि के आकार के घने एक्सोप्लैनेट TOI 6651b की खोज की। यह PRL वैज्ञानिकों द्वारा पहचाना गया। यह जो है इसको पहचाना, PRL के वैज्ञानिकों ने पहचाना, जो चौथा एक्सोप्लैनेट है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को उजागर करता है। और जो भारत अंतरिक्ष में जो भारत की भूमिका है उसको उजागर करता है। TOI 6651b का वजन पृथ्वी से लगभग 60 गुना अधिक है और इसका त्रिज्या 5 गुना बड़ा है। यह नेपच्यूनियन डेजर्ट में स्थित है। ठीक है, यह जो है वो पृथ्वी से 5 गुना बड़ा भी है और नेपच्यूनियन डेजर्ट में स्थित भी है, जो एक दुर्लभ क्षेत्र है जहाँ इस आकार के, यहाँ मतलब ये जो बोलते हैं, क्या बोलते, कहाँ गया, नेपच्यूनियन डेजर्ट जो है ये एक दुर्लभ क्षेत्र है, वहीं पर ये स्थित है जहाँ इस आकार के कुछ ही ग्रह हैं। और इस आकार के मतलब इसके आकार के जो हैं वो नेपच्यूनियन के डेजर्ट में स्थित जो हैं उस वहाँ पर इस आकार के कुछ ही ग्रह हैं, जिससे ग्रह निर्माण पर प्रश्न उठते हैं। और इससे ग्रह निर्माण पर प्रश्न उठते हैं। यह ग्रह TOI 6651 नामक तारे की परिक्रमा 5.06 दिनों में करता है। यह ग्रह जो है वो TOI 6651 नामक तारे की परिक्रमा 5.06 दिनों में करता है और इसका कक्षेपथ सामान्य गैस दानवों से अलग है। TOI 6651b की घनत्व से पता चलता है कि यह 87% चट्टानी और लौह समृद्ध पदार्थों से बना है। 87% चट्टानी और लौह समृद्ध पदार्थ से बना है, जो अनोखे विकास प्रक्रियाओं का संकेत देता है। यह खोज ग्रह निर्माण के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देती है। यह खोज जो है वो ग्रह निर्माण के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देती है और ग्रह प्रणाली की गतिशीलता में मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कलाका शिमला रेलवे जो समाचारों में देखा गया था किन 2 राज्यों को जोड़ता है? चलिए बताइए। चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन होगा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। जैसा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को कालका शिमला रेलवे के SR पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने पर विचार करने का अनुरोध किया। जो हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने केंद्र सरकार को कलाकाक शिमला रेलवे के SR पर ग्रीन हाइड्रोजन चलाने
पर विचार करने का अनुरोध किया है। उनसे विचार करने का अनुरोध किया है। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार से विचार करने का अनुरोध किया है। KSR एक नैरो गेज रेलवे है। KSR जो है वो एक नैरो गेज रेलवे है जो कालका हरियाणा से शिमला हिमाचल प्रदेश तक जाती है। इससे 1898 में ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को 1898 में ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बनाया गया था। भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बनाया गया था। यह मतलब 96 किमी लंबी यह लाइन 1903 में खोली गई थी। 96 किमी लंबी जो लाइन है ये 1903 में खोली गई थी और इसे टॉय ट्रेन के रूप में जाना जाता है। इसमें 18 स्टेशन हैं। इसमें जो है वो 18 स्टेशन हैं और 102 सुरंगें हैं और 850 से अधिक पुल शामिल हैं। यह लाइन 655 मीटर से 2076 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाई करती है। ये लाइन जो है वो 655 मीटर से 2076 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाई करती है, जिसमें कनोह, बहु मेहराब पुल और बडोग सुरंग जैसी अद्भुत इंजीनियरिंग शामिल है। इसे 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया और इसकी तीव्र चढ़ाई के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? चलिए बताइए किस खिलाड़ी ने। चलिए एल श्रुति ने, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। और चलिए देखते हैं, चेन्नई की एल श्रुति जो है वो चेन्नई की है, ने वल्सन इंग्लैंड में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर कीर्त भंडाल को 215 से 202 से हराया। 17 साल की उम्र में श्रुति 5 देशों के 7 प्रतियोगियों में सबसे कम रैंक पर थी। 17 साल की जो श्रुति हैं वो 5 देशों में 7 प्रतियोगियों में 7 उसमें भाग ली थी, जिसमें उनकी सबसे कम रैंक थी। श्रुति ने लगातार 5 मैच जीतकर अपना पहला विश्व खिताब हासिल किया और श्रुति ने लगातार 5 मैच जीतकर अपना पहला विश्व खिताब हासिल किया। फाइनल में उन्होंने कीरत को 13 अंकों से हराया, जबकि ग्रुप स्टेज में 28 अंकों से हराया था। और जो फाइनल है उसमें 13 अंकों से हराया और इसके ग्रुप स्टेज था उसमें 28 अंकों से हराया था इनको। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक बिल पेश किया? ये तो बढ़िया बात है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी से इतना वो हो जा रहे हैं कि फ़ोन मिलते ही उन्हें बस वही फ़ोन दिखता है, उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था सी ऑप्शन। तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं उम्र के सोशल मीडिया पर एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक बिल पेश किया है। ठीक है, इस कानून के तहत टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को उम्र सत्यापन उपाय लागू करने की आवश्यकता होगी। संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने बच्चों पर मानसिक स्वास्थ्य, ठीक ये सही बात है, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, प्रभाव के बारे में चिंता जताते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। ठीक है, अच्छी बात है ये।
यह सुधार नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस के मामले में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो अब क्लास को जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।